हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित तिवारी। आई एम योर इंग्लिश टीचर। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट फ्लाइट बुक की 6th पोएम, जिसका नाम है अमेंडा, रिटन बाय रॉबिन क्लेन। स्टूडेंट्स, ये पोएम एक लड़की के बारे में है जिसका नाम अमेंडा है एंड शी इज प्रोबेबली 12 to 13 ईयर्स ओल्ड। और इस एज में हर एक बच्चे बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं। वो कोई काम ढंग से करते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं, लेज़ी होते हैं। और जब उनके पेरेंट्स उनको कोई काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उनको लगता है देयर फ्रीडम इज बीइंग कर्टल्ड एंड दे आर नॉट फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू इन देयर लाइफ। एंड दे थिंक दैट एवरी टाइम देयर पेरेंट्स कीप ऑन आस्किंग देम टू डू डिफरेंट थिंग्स विच दे डोंट वॉन्ट टू डू। और जब उनको बार बार ऐसी चीज़ें करने के लिए कहा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। और इस पोएम को आप लोग भी अपने लाइफ के साथ रिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि हो ना हो आप लोग के लाइफ में भी कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें जरूर होती होंगी। आप लोग को भी कभी ऐसा लगता होगा कि आपके पेरेंट्स जो है अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आपको डिफरेंट टाइप के काम करने के लिए कह रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। आप लोग को खेलने का मन है लेकिन उस टाइम आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग को लगता होगा कि आप लोग की फ्रीडम भी जो है खत्म सी हो गई है और आप लोग अपने मर्जी का काम नहीं कर पा रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम, पोएट इज ट्राइंग टू डिस्कस दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट स्टैंजा और हम देखने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाह रही है। Don't bite your nails, Amanda. Don't haunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Here, hunch means to bend the upper part of the body forward. यानी कि अपने शरीर के ऊपर के हिस्से को आगे की तरफ झुका लेना या झुका के बैठना। तो आप लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा, आपके पेरेंट्स भी आपसे कहते होंगे कि सीधा बैठो, स्ट्रेट बैठो, झुक के नहीं बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए। और यहाँ पे स्लाउचिंग का मतलब है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम चलते हैं तो बिल्कुल ढीले ढाले से दिखाई देते हैं। हमारे बॉडी में ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जी ही नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा लेजी दिखाई देते हैं। हमारा जो बॉडी पॉस्चर होता है उसको देख के ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लेजी हैं, बिल्कुल बेढंगे तरीके से बैठे हैं या चल रहे हैं। तो हाउचिंग का मतलब होता है टू मूव लेजिली। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस डेफिनेटली आप लोगों को मिलते होंगे जब आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि अरे सीधे खड़े होके चलो, स्ट्रेट बैठो, ऐसे चलो जैसे लगे कि बॉडी जो है फुल ऑफ एनर्जी है। तो उस टाइम आप लोग को लगता होगा कि पेरेंट्स जो है अननेसेसरी इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, आप लोग भी इरिटेट होते होंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है वो बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से अमेंडा की मदर उनको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं ताकि वो अपने बॉडी के पॉस्चर को ठीक तरीके से रखे और अपने नेल्स को बाइट न करे। आप लोगों के साथ भी होता होगा, बहुत सारे आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अननेसेसरी अपने उंगलियों को मुंह में डाल के अपने नेल्स को चबाते रहते होंगे। और आपको भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस जरूर मिले होंगे अमेंडा की तरह आपके मदर से। और यहाँ पे मदर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम घर में मदर ही होती हैं जो इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देती रहती हैं, क्योंकि इस एज में बच्चे जो है बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, हर काम को वो टालते रहते हैं और इस तरीके की जो है नेगेटिव बिहेवियर्स उनके अंदर होती हैं। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है बता रहा है कि अमेंडा की माँ उससे कहती हैं कि अपने नेल्स को बाइट मत करो, अपने नेल्स मत चबाओ अमेंडा, और अपने शोल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रेट करके चलो, झुका के मत चलो। और स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और लेजी बन के बिल्कुल चलना बंद कर दो, स्ट्रेट होके चलो, ऐसा चलो जैसे लगे कि बॉडी में एनर्जी फुल लेवल पे है। देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहिबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो जब इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आपके पेरेंट्स, खास करके आपकी मदर की तरफ से आप लोगों को मिलता होगा, तो
उस टाइम आप लोग का मन कुछ रिएक्ट करने को करता होगा। आप लोग को लगता होगा कि वो हमेशा एक ही चीज़, बार बार एक ही चीज़ कही जाती है, तो पलट के कुछ जवाब देने का मन करता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग नहीं देते हैं। आई नो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं और संस्कार आप लोग के अंदर है डेफिनेटली, लेकिन मन में ऐसी बात तो जरूर आती होगी। तो इसी तरीके की बात अमेंडा के मन में भी आती है। तो अपने रिएक्शंस को किस तरीके से शो करती है वो सेकंड स्टेंजा में हमें देखने को मिलता है। सो हियर द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इज रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। लैंग्वेज का मतलब रिलैक्स्ड या वेरी कंफर्टेबल। एंड एमरल्ड सी, एमरल्ड सी का मतलब, यहाँ पे एमरल्ड का मतलब होता है ग्रीन कलर ऑफ एमरल्ड स्टोन, यानी कि एमरल्ड स्टोन का ग्रीन कलर, यानी कि जो सी है वो एमरल्ड स्टोन के ग्रीन कलर की तरह है। एंड सोल इनहिबिटेंट, सोल इनहिबिटेंट का मतलब कि एकमात्र रहने वाला व्यक्ति। मरमेड, हियर मरमेड इज एन इमेजिनरी क्रीचर, जिसका कि हाफ ऑफ द बॉडी जो है वो फिश की तरह होता है और ऊपर का बॉडी पार्ट जो है वो ह्यूमन की तरह होता है। और ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूविंग स्लोली, जैसे पानी के बहाव के साथ साथ धीरे धीरे मूव करना, स्विम करना। और ब्लिसफुली का मतलब विथ ग्रेट हैप्पीनेस। तो इन दिस स्टेंजा वी कम टू नो अबाउट द रिएक्शन ऑफ अमेंडा। जब उसकी माँ इतने सारे इंस्ट्रक्शंस उसको देती हैं कि अपने नेल्स बाइट मत करो, अपने कंधों को झुका के मत बैठो और स्ट्रेट बैठो, तो इतने सारे इंस्ट्रक्शन जब उसको मिलते हैं तो उसके मन में जो है इरिटेशन आता है और वो रिएक्ट तो नहीं करती अपने पेरेंट के, अपने मदर के सामने, लेकिन फिर भी उसके मन में एक इस तरीके के विचार आते हैं कि एक बहुत ही रिलैक्स्ड एक सी है जिसके पानी का कलर बिल्कुल एमरल्ड ग्रीन है और वो एकमात्र उसमें रहने वाली क्रीचर है जो कि मरमेड है और वो समुद्र के पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो रही है, यानी कि मूव कर रही है और बहुत ही रिलैक्स्ड है, बहुत ही हैप्पीली मूड में है। तो इस तरीके से वो जो है अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही है जब उसकी मदर उसको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देती हैं। इस स्टेंजा से ये पता चलता है कि अमेंडा ऑलवेज वांट्स हर फ्रीडम एंड शी ऑलवेज वांट्स टू डिनाई whatever the instructions her mother give her. Amanda is a girl who is 13-year-old and she is very clumsy and careless girl, and her mother keeps on giving so many instructions because she is not doing the different things properly. Her mother is asking not to bite her nails and she is also giving instructions to sit properly, but Amanda is very annoyed by the different instructions given by her mother. Now let us see what are the other instructions Amanda's mother is giving in the next para. So let us start. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. So इस स्टेंजा में अमेंडा की मदर जो है अमेंडा से कहती हैं कि अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? और स्टूडेंट्स ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, जो भी उनको असाइनमेंट्स मिलते हैं, होमवर्क्स मिलते हैं, उसको वो टाइम से कंप्लीट नहीं करते हैं, बार बार रिमाइंडर्स दिए जाते हैं, उसके बाद भी उसको वो कंप्लीट नहीं करते हैं, टालते हैं। तो इससे परेशान होकर अमेंडा की मदर उसको इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि क्या उसने अपना होमवर्क टाइम से पूरा कर लिया या नहीं किया। डिड यू टाइडी योर रूम, अमेंडा? फिर वो उसको कहती हैं कि क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया, क्या जो चीज़ें तुमने इधर उधर बिखेर रखी थी उसको सही कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, अमेंडा। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने जूतों को साफ कर लो, अमेंडा। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस एज में बच्चे जो है बहुत केयरलेस होते हैं, वो चीज़ों को प्रॉपरली नहीं करते हैं, चीज़ों को टाइम से नहीं करते हैं, और इसकी वजह से उनके पेरेंट्स, खास करके जो मदर हैं, क्योंकि हमेशा बच्चों के साथ मदर ही रहती हैं घर में,
तो उनको डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं। उसकी वजह से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एजिटेटेड फील करते हैं, वो उन इंस्ट्रक्शंस को लाइक नहीं करते हैं। उनको लगता है कि उनकी आज़ादी जो है कहीं ना कहीं उनसे छीन ली जा रही है। तो इसी तरीके से अमेंडा जो है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है अपने मदर के इंस्ट्रक्शंस की वजह से, और वो क्या सोचती है उसको हम नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। आई एम एन ऑर्फन roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Amanda is very fed up of the instructions given by her mother. She is very annoyed and she is thinking that she is an orphan who is roaming here and there in the street and making patterns, different kind of patterns on the dust by her bare feet. And the silence which she founds there is like golden, and the freedom is like sweet. इसका मतलब ये है कि जो अमेंडा है वो अपने मदर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस की वजह से इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा अनॉयड है कि वो यहाँ तक सोच बैठती है कि काश वो एक ऑर्फन होती, वो गली में इधर उधर घूमती और अपने नंगे पैरों से जो ज़मीन पे धूल पड़ी हुई है उस पर डिफरेंट पैटर्न्स बनाती, और वहाँ पे जो शांति थी, जो पीस था, जो साइलेंस था, वो उसको गोल्डन की तरह लगता है। और ऐसा करते हुए जो उसको फ्रीडम का एहसास होता है वो बिल्कुल स्वीट महसूस होता है उसको। मीन्स दिस स्टेंजा इज शोइंग दैट she is very much annoyed, she is very much disturbed by the different instructions given by her mother. She is thinking that her freedom is being curtailed by her mother. Once again, Amanda's mother is giving so many instructions to her, and Amanda is very fed up of those instructions, and she is giving her reaction by saying that if she would be an orphan, she would be roaming here and there in the street, making patterns on the dust, and in that situation the freedom would be like sweet, and the silence which was prevailing in that surrounding would be like golden. So let us see what poet is trying to say in the next stanza. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Once again in this stanza also, Amanda's mother is giving so many instructions. She is saying that Amanda should not eat so much chocolate because it may cause acne in her face. Acne मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन के ऊपर कुछ पिंपल्स निकल जाते हैं, एक्सेसिव ऑयल सिक्रीट होता है फेस पे, उस टाइम चेहरे पे पिंपल्स निकल जाते हैं, उसको एक्ने कहते हैं। तो इस एज में अमेंडा के चेहरे पे एक्नेज निकल गए हैं, पिंपल्स निकल गए हैं, तो इस वजह से उसकी माँ उसको कहती है कि यू शुड नॉट ईट चॉकलेट। सो अमेंडा की मदर कहती है कि तुम्हें चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट्स खाने से एक्ने निकलता है, पिंपल्स निकलते हैं। और शी सेइंग दैट विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। Once again, Amanda's mother is saying that why Amanda is behaving so indifferent. She should listen to her while she is giving instructions to Amanda. I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Now, Amanda is very fed up of the instructions given by her mother. She is feeling very irritated, and that's why she is again giving her reaction just by saying that if she would be Rapunzel, she would be staying in a tower. अब यहाँ पे रिपुंजल क्या है? रिपुंजल एक कैरेक्टर है, एक फेरी का कैरेक्टर है जिसको कि एक विच एक टावर में ले जाके कैद कर देती है, कैप्टिवेट कर देती है, और वहाँ से
ये कैरेक्टर, ये फेरी जिसका नाम रेपुंजल है, वो अपने लंबे बालों को नीचे गिराती है और उन लंबे बालों को पकड़ के विच जो है फिर से टावर में चली जाती है। तो एमेंडा इज थिंकिंग दैट कि वो खुद रेपुंजल होती और वो उस टावर में रहती, ट्रैंक्विल का मतलब काम, पीसफुल। तो उस पीसफुल टावर में रहती जहाँ पे लोगों का बहुत कम आना जाना रहता, और वहाँ पे वो पीसफुली रहती और वो अपने लंबे बालों को नीचे नहीं गिराती, जिससे कि जो विच है, यानी कि यहाँ पे विच, एमेंडा जो है अपने मदर को विच से कंपेयर करते हुए कह रही है कि मेरी मदर जो है वहाँ पे नहीं आती और मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। मीन्स शी डज नॉट लाइक द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय हर मदर। इस एज में बच्चे जो है, मैंने पहले ही बताया कि बिल्कुल भी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, हर बातों को नेगेटिव वे में लेते हैं और उनके जी में जो आता है वो वही करते हैं। और जब उनको कोई कुछ कहता है, भले ही वो उनके भले के लिए ही क्यों ना कह रहा हो, उनको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये मेरी जो फ्रीडम है उसको कर्टेल कर रहे हैं। इस वजह से वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Here, sulking means getting upset and nag means to scold. Once again, Amanda's mother is asking Amanda not to sulk, because whatever the instructions she is giving or whatever the things she is asking her to do is for her own good. She should take the things, she should take those instructions positively, and she should not sulk. She should not get upset, because if she will get upset, the other people will think that Amanda's mother is scolding her. यानी कि अमेंडा को दुखी नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए जब उसकी मदर अमेंडा को ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस देती हैं, क्योंकि वो जो भी इंस्ट्रक्शन देती हैं उसके भलाई के लिए देती हैं। अमेंडा को उन इंस्ट्रक्शंस को पॉजिटिवली लेना चाहिए, और अगर वो अपसेट होती है तो दूसरे लोग देख के यही सोचेंगे कि अमेंडा की मदर अमेंडा को डांट रही है, स्कोल्ड कर रही है। तो इस एज में नॉर्मली मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसा होता है, बच्चों को कुछ कहा जाता है तो उन बातों को पॉजिटिवली नहीं लेते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, इरिटेट होते हैं और नेगेटिव वे में बिहेव करते हैं। तो इन सब बातों को पोएट ने इस पोएम के माध्यम से बताने की कोशिश की है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम, and in our next video we will study the different rhyming schemes and literary devices which have been used in this poem. Till then, have a good day.